हेलो स्टूडेंट, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस पीएल एकेडमी चैनल पर। मैं आज आपको कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जो कक्षा 12 में चैप्टर 5 रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है शून्य कोटि की अपक्रिया व प्रथम कोटि की अपक्रिया, ये क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा। और इनका निगमन भी इसी वीडियो में मैं आज आपको तो देखें। शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, देखें मेरे साथ साथ पढ़ें। शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया वे अपक्रिया होती है, ये वे अपक्रिया होती हैं जिसमें किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन से, जिसमें किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। उन्हें हम शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। या ये वाली भाषा पढ़ लीजिए, ये वे अपक्रिया होती हैं जिसमें किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता के परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमें पता चल गया शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम इसका सबसे पहले बेटा निगमन करेंगे। क्या करेंगे? निगमन। तो निगमन क्या होती है ये हम बताएंगे। देखो बेटा, तो हम यहाँ पर सबसे डालेंगे टॉपिक निगमन, ठीक है। हम डालिए निगमन। निगमन क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना शून्य कोटि की अपक्रिया निम्न प्रकार है। माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है। किस प्रकार है देखें, मान लिया शून्य कोटि की क्रिया है ए और ये पी, ये हो जाएगा अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा उत्पाद, यानी कि, ठीक है बेटा। तो अब हम आपको बताएंगे, देखिए जब हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया ये है तो प्रारंभ में क्या होगी ये अपक्रिया, प्रारंभ में होगी ए, हमने मान लिया है, ठीक है बेटा, ए और उत्पाद 0, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जब टी समय पश्चात कुछ समय हो जाएगा इसके लिए, तो टी समय पश्चात a माइनस एक्स और इधर उत्पाद बनेगा x, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर करेंगे चूंकि अपक्रिया का वेग, चूंकि अपक्रिया का वेग, ठीक है। अपक्रिया का वेग क्या होता है dx अपॉन dt, डार्क प्रोपोर्शनल x, और कौन सी कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया, ठीक है। जब हमने इतनी बात जान ली तो आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत जल्द ही समझ जाएंगे। देखिए जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है, उसका मान। तो जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक लगा लेंगे, ठीक है। नियतांक क्या लगाएंगे बेटा, नियतांक लगाएंगे के, सही है, के लगा लिया तो इसकी टी की इधर गुणा कर देंगे, तो dx इक्वल टू के dt, ठीक है, के dt।
अब इसका हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का हम चिन्ह लगा लेंगे। तो dx इक्वल टू समाकलन k dt। k यहाँ पर हमारा नियतांक है तो इसे हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, तो k dt, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन क्या होगा बेटा? x, मैथ वाले बच्चे समझते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, और ये k ऐसे ही, इसका क्या हो जाएगा? c। और जब हमारा निश्चित समाकलन नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ हम समाकलन में नियतांक लगाते हैं, वो होता है c, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? 2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? c, यहाँ c एक समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक है, अतः c का मान ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 और x बराबर 0 रखने पर, तो हम रखने पर ये इसका मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या थी? x बराबर के टी प्लस सी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको? तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 बराबर, ये इसकी 0 से गुणा होगी, ये 0 हो जाएगा, प्लस सी। तो सी का मान कितना आ गया? 0, ठीक है। सी का मान, अब जो हमारे पास सी का मान 0 आया था वो अब हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो सी बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या थी? x बराबर के टी प्लस सी। तो x इक्वल टू के टी प्लस 0। अब यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे, तो k बराबर x अपॉन टी। यही हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया आ गई। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ k बराबर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और t समय, t क्या है? समय, और x अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है बेटा। तो अब हम आपको समझाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और उसका निगमन ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। तो चलें, चलते हैं अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसकी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बेटा क्या होती है, अब हम आपको बताएंगे। ये वे अभिक्रिया होती है जिनमें एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या पढ़ा था? ये वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें किसी भी अभिकारक अणुओं की सांद्रता से अभिक्रिया का
वेग प्रवाहित प्रभावित होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम आपको बता दें, एग्जाम्पल क्या डालेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल आप उदाहरण करके डाल लीजिएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम एथिल मैथिल एस्टर, एथिल मैथिल एस्टर का जब हम जल अपघटन कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन कराएंगे, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें होगा C2H5OH प्लस CH3COOH। तो इसमें अभिकारक की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हुआ, इसलिए हम इसे अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब इसका करेंगे निगमन। निगमन कैसे करेंगे, देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, सबसे पहले हमारा काम रहता है निगमन। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का निगमन, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल ली है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना प्रथम कोटि की क्रिया निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक है, निम्न प्रकार है, किस प्रकार, देखिए इस प्रकार है हमारी क्रिया। ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। ठीक है, जब हमारी ये अभिक्रिया है तो हम इसकी कुछ कंडीशन देखेंगे। प्रारंभ में, प्रारंभ में हमारी अभिक्रिया थी A, उत्पाद 0, और T समय पश्चात, T समय पश्चात क्या हो गई, A माइनस एक्स, और अभिकारक के उत्पाद क्या प्राप्त हो गया, x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चूंकि, इसलिए हम यहाँ पर जानते हैं अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, अभिक्रिया की वेग क्या होता है, dx/dt, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और A माइनस एक्स 1। ठीक है, कौन सी कोटि की क्रिया, इसलिए ये हमने क्यों लगाया 1, ये हमें, जिससे एग्जामिनर हमारा समझ जाए कि ये प्रथम कोटि की क्रिया है। ठीक है, तो अब हम इसका जब समानुपाती का चिन्ह आएंगे तो कोई स्थिरांक लगा देंगे, तो dx/dt बराबर k x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर t है, सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x दिया है, अगर हम इसे इधर t ले जाएंगे तो हमारा समाकलन नहीं होगा, k हम यहाँ पर छोड़ देंगे और a माइनस एक्स इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं dx/a माइनस एक्स इजकल टू dt इंटू के। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने
दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं, तो dx अपॉन इक्वल टू के बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, और ये dt। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो मैथ वाले बच्चे समझ चुके होंगे कि हम इसका समाकलन कैसे करेंगे। इसका समाकलन बेटा हम लेते हैं log e a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स और इक्वल टू के, और इसका t इंटू और प्लस सी। सी क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए यहाँ पर हमने सी लगाया। अब आपकी एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है बेटा यहाँ पर, बताइए। देखो, जब हमारा x इधर होता, प्लस में होता, तो हम यहाँ पर log प्लस में ही लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर x किस में दिया है? माइनस में। तो इसलिए हम समाकलन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पर बता दें c क्या है। आप ऐसे बताते जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें c एक समाकलन स्थिरांक है, अतः c का मान ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 और x बराबर भी 0 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम आपको इससे आगे बताते हैं। अब देखिए, t बराबर 0 और x बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? समीकरण 2 है माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ पर अब हम रख देंगे जो हमसे कहा गया है, ए माइनस 0 इक्वल टू के 0 प्लस सी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा c बराबर माइनस लॉग बेस ई। ठीक है, हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम इसका मान, c का मान समीकरण 2 में रख देंगे। c का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? लॉग बेस ई ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। तो माइनस लॉग बेस ई और ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग बेस ई। ये वाला लॉग हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ले आते हैं लॉग बेस ई और लॉग ई ए माइनस एक्स। यहाँ पर जी माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा, तो के टी। ठीक है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूँ। ठीक है, आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, जब हमारा दिया हो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या खुलता है फार्मूला? लॉग एम अपॉन एन जो होता है। यहाँ पर हम यही करने वाले हैं, तो लॉग ई ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो
के टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये log ई हटाना है। ठीक है, log ई हटाना नहीं है, यहाँ से हमें ई को हटाना है केवल, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की तो हमें यहाँ पर ई का मान पता नहीं होगा, लेकिन इसका मान आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा होगा, वही मान हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए log ई का मान कितना होता है, log ई का मान होता है 2.303 log 10। ठीक है, log 10। अब इसकी जगह पे हम ये मान लगा देंगे, तो ध्यान से देखिए के टी बराबर ये वाला मान लगाना है हमें, तो 2.303 log 10 और इसका मान कितना है a माइनस एक्स। अब यहाँ से हम t इसके नीचे ले आएंगे, तो k बराबर 2.303 t इंटू log 10 a माइनस एक्स। ठीक है, यही हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ के आपको पता होगा वेग स्थिरांक और टी समय एक्स अभिक्रिया की सांद्रता। अभिक्रिया की सांद्रता ए अभिक्रिया की कोटि, क्रिया की कोटि। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करें, और नहीं आया हो समझ में तब भी कमेंट करें। इस पूरी प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।